Assalamu alaikum, my dear students. My name is Umar. This is the video lecture series for 10th class High School Dansan. Currently, I am working as a teacher in High School Dansan, and we have already uploaded some videos regarding the science portion. तो इस बार हम उसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने स्कूल में बहुत डिस्कस किया था इस केमिस्ट्री के बारे में। तो वहाँ से मैं एक और भी प्रेजेंट करूँगा और अबाउट द मेटल्स, तो उनके रिएक्शंस के बारे में। तो उसके बाद हम देखेंगे अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर लाइक एक्टिविटी सीरीज और हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, वो तो इसमें आएगा ही। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स से। पहले हमने पढ़ा था जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर एलिमेंट्स जो उनका नंबर है उस पर तो अभी कॉन्शियस नहीं है, लेकिन 114 एलिमेंट से ज़्यादा ही एलिमेंट्स है और उसमें से जो 80% एलिमेंट्स है वो है मेटल्स। या आपने ऐसे पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और हमने ये चैप्टर भी किसी हद तक 80% तक ये भी हमने कंप्लीट किया था। लेकिन मैं और भी प्रेजेंट करूँगा ताकि इससे आपको प्रीवियस नॉलेज चेक हो जाए। तो उसमें से हम देखा कि मेटल्स जो है दे हैव ऑक्यूपाइड मोस्ट पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल और उसमें से मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, लस्टर पढ़ा था, वो चमकते हैं, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी के बारे में एक फैक्ट भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपके पास 100 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर होंगे तो जो वायर बनेगी वो 200 मीटर तक वो लंबी वायर बन सकती है। और अगर गोल्ड का 1 ग्राम है आपके पास तो 2 किलोमीटर तक जो वायर बन सकती है जब हम उसको हैमरिंग करते हैं। तो दिस वाज अबाउट द डक्टिलिटी इश्यूज। अब देखते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें से हमने रिएक्शन देखी थी, मेटल्स कैसे दूसरे केमिकल के साथ मिलता है और जब मिलता है तो कितनी तेजी से मिलता है, कौन मेटल कितना तेजी से मिलता है दूसरे मेटल्स के साथ। तो उसमें से हम अलग अलग जो रिएजेंट्स होते हैं, केमिकल रिएजेंट्स होते हैं या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या केमिकल्स आप बोल सकते हैं, तो किस अंदाज से मिलता है उनके साथ, तो वो हमने एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिस्कस किया था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर सब्सटेंसेस। तो उसमें से पहला आया था मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जब भी एक मेटल वाटर के साथ मिलता था, ये हमने पढ़ा है, मैं उसका ब्रीफ आई एम प्रेजेंटिंग ओनली अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दैट वेरी मच टॉपिक, यू माइट फाइंड इट वेरी ब्रीफ बट इन दैट केस यू हैव टू कॉल अप मी। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम उसमें से नोट शेयर करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो टॉपिक्स क्लियर होंगे। हमने जब देखा था मेटल्स जब मिलते हैं वाटर के साथ तो बनते हैं वहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड। जो मेटल होगा उसी का एक हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने पढ़ा था। वो एलिमेंट वो कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप होता है, फंक्शनलिटी इसकी क्या होती है, OH ग्रुप होती है। तो आप देख सकते हैं सोडियम जब वाटर के साथ मिलता है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और वहां से निकलता है हाइड्रोजन गैस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो वहाँ कुछ ऐसे मेटल्स है जो तेज तेज मिलते हैं वाटर के साथ, या कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ मिलते हैं। इसका मतलब है कोल्ड वाटर के साथ मिलना, इसका मतलब है ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो वार्म वाटर के साथ मिलते हैं या जो स्टीम के साथ मिलते हैं तो वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ऑन दैट बेसिस हमने उनकी भी एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी, जिस तरह सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर। इसका मतलब है जो सोडियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ मिल सकता है, लेकिन मैग्नीशियम दैट इज वेरी स्लो इन रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, और वो जो होता है वो आयरन है ना, वो तो स्टीम के साथ ही मिलेंगे। तो इसी के बाद हमने देखा था फिर मेटल्स कैसे मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब भी हम मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑब्वियसली वहाँ क्या बनता था, मेटल ऑक्साइड जो हमने पढ़ा। और मेटल ऑक्साइड की एक खासियत थी कि वो ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड हुआ करता था। तो उसके बाद हमने देखे थे कुछ प्रॉपर्टीज मेटल ऑक्साइड की, जिसमें मैग्नीशियम रिबन हमने व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता था। और वहाँ भी हमने एक रिएक्टिविटी का पहलू उजागर किया था कि कौन ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा क्विकली ऑक्सीजन के साथ मिलता था, और उसकी भी एक सीरीज बनाई थी सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, वो हमें पता है। तो उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी थी मेटल्स जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं डाइल्यूट एसिड से। डाइल्यूशन आपको पता है जिसमें ज़्यादा वाटर ऐड होता है, वाटर कंसंट्रेशन, वाटर के पार्ट ज़्यादा होंगे तो उस एसिड में जिसमें वाटर के पार्ट ज़्यादा होंगे उसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स, और जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमने देखा था मेटल, मिसाल के तौर पर मेटल एक है सोडियम है, हम ज़्यादा सोडियम को यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। सोडियम जब मिलता है H से, लेकिन H से डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो वहाँ क्या बनता है, वहाँ बनता है उसका सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट। वो हो सकता है मेटल क्लोराइड भी हो सकता है या मेटल सल्फाइड्स भी हो सकते हैं। मेटल सल्फाइड्स भी हो सकते हैं, मेटल क्लोराइड्स भी हो सकते हैं। जिस तरह हमने देखा कि सोडियम HCl से मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेगा तो बनेगा सोडियम
क्लोराइड जो एक साल्ट है, और इन मोस्ट केसेस वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और यहाँ भी हमने एक एक्टिविटी सीरीज कौन मेटल ज़्यादा तेज़ी से डाइल्यूट एसिड के साथ मिलेगा, तो उसमें भी हमने एक एक्टिविटी सीरीज बनाई थी, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी। तो फिर हम देखते हैं, जब अब दूसरा पॉइंट था हमारा, जो ये चीज़ें जो हैं जो मैं बोल रहा हूँ इस टाइम, ये हमने पढ़ी है, मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ। और मेटल्स क्लोरीन के साथ जब मिलेंगे, क्लोरीन गैस के साथ मिलेंगे, तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली जब भी मेटल क्लोरीन के साथ मिलेगा वहाँ बनेगा मेटल क्लोराइड। मिसाल के तौर पर कैल्शियम अगर क्लोरीन मिलेगा तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, अगर मैग्नीशियम मिलेगा क्लोरीन से तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, आमतौर पर वहाँ बनते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, जब भी मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन से होती है तो वहाँ जो केमिकल कंपाउंड्स बोलते हैं उनको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड। मिसाल के तौर पर सोडियम H2 के साथ मिलेगा, Na+H2 अगर मिलेगा तो वहाँ बनेगा NaH, सोडियम हाइड्राइड, उसको कहते हैं क्या हम, सोडियम हाइड्राइड। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जो हम ज़्यादातर देखते हैं मेटल्स के बारे में। और इसमें से इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, मेटल्स की रिएक्शन क्या होती है, मेटल्स की रिएक्शन, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। जो मेटल्स और मेटल्स होते हैं, एक दो मेटल होता है और दूसरा कोई मेटल होगा, उसकी एक सॉल्यूशन बनाई हमने। मिसाल के तौर पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाई हमने, या आयरन सल्फेट की सॉल्यूशन हमने बनाई। तो अगर जिंक सल्फेट है या आयरन सल्फेट है, तो इस आयरन सल्फेट या जिंक सल्फेट में अगर हमने दूसरा मेटल डाल दिया तो वो मेटल किस तरह इस सॉल्यूशन से मिलेगा। आमतौर पर देखा गया है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, अगर हम उस सॉल्यूशन में डालें, उस मेटल के सॉल्यूशन में डालें, जो मेटल लेस रिएक्टिव होगा उसकी सॉल्यूशन में डालें, तो क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। जो हमने पढ़ना भी है हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर जिंक है, जिंक को अगर आप कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डालते हैं, कॉपर भी एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है, लेकिन यहाँ क्या है, जिंक थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो क्या करेगा, जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और जिंक कॉपर की जगह लेगा तो बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकलेगा सॉल्यूशन से। तो ये है हाउ मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। तो इस ऑन दैट बेसिस के हमने बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स को जब रिएक्शन की उनके साथ मेटल्स की, तो हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो किसी के साथ ज़्यादा क्विकली ये मिलते हैं और किसी के साथ स्लो मिलते हैं, या कुछ मेटल्स जल्दी रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो ऑन दैट बेसिस कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन मेटल कितनी तेज़ी से दूसरे मेटल के साथ मिलता है, दूसरे केमिकल कंपाउंड्स के साथ मिलता है, तो हमने एक सीरीज बनाई। तो उस सीरीज को कहते हैं हम एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसमें हम करते हैं, क्या करते हैं, अरेंजमेंट होता है मेटल्स का। हम मेटल्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, यानी कि एक मेटल जो ऊपर हम रखते हैं उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे जो नीचे मेटल होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अगर आपको कोई भी बोलेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, आप बोलते हैं वो ऑर्डर जिसमें मेटल्स की रिएक्टिविटी इस तरह अरेंज की गई हो कि जो ऊपर के जो मेटल्स होते हैं, द मेटल्स एट द टॉप दे आर मोर रिएक्टिव एंड द मेटल्स एट द बॉटम आर लेस रिएक्टिव। तो हमने देखा है कि हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। यहाँ देखते हैं सोडियम है, सबसे ऊपर है पोटाशियम, उसके नीचे है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, लेड। तो इस तरह जो सीरीज होती है, तो ये इस सीरीज को कहते हैं एक्टिविटी। आप देख सकते हैं यहाँ एक चीज़ है हाइड्रोजन। हम ये भी कह सकते हैं जो भी एलिमेंट्स है, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, और जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि एक रिएक्शन जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, कौन किस को डिस्प्लेस करेगा, कौन किसके साथ ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा। तो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें याद हो कि एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। एक मेटल कैसे मिलता है नॉन मेटल के साथ। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी डिटेल ओवरव्यू में पढ़ी थी, तो वहाँ हमने देखा जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो भी आपने देखा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी एक केमिकल बॉन्डिंग होती है, जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है, तो वो इसलिए मिलता है कि ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, उसको कंप्लीट करे। वो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए ही वो केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं नोबल गैसेस की,
नोबल गैसेज जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनके जो लास्ट शेल्स होते हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होता है, इसलिए उनको ना तो उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना उनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो नहीं मिलते हैं, वो होते हैं नोबल, वो होते हैं इनर्ट, वो तो इसलिए इसका मतलब होता है वो रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। इसी के बाद हमने पढ़े थे कुछ मेटल्स, मिसाल के तौर पर हमने मेटल्स पढ़े थे और नॉन मेटल्स। मेटल्स में टेंडेंसी होती थी कि वो लूज करते थे, इसका मतलब है वो तभी लूज करेंगे जब उनके पास होगा, होता तो है लेकिन लूज करने से उनको क्या फायदा होता है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल बन जाती है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनका जो ऑक्टेट होता है वो फुली फिल्ड बन जाता है उस टाइम। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो इसी से हम ये अंदाज़ा अब लगा सकते हैं, आपको पता है कि जब भी हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे मिलते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि इनके मिलने से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी ये मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो सकता है। अगर मेरे पास सोडियम है, सोडियम के पास अगर हम देखते हैं उसके जो एटॉमिक नंबर होता है उसका 11 होता है, इसमें जब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो के एल एंड एम शेल बनता है। तो के शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए स्टेबल क्या है, इसके स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसके लास्ट शेल में होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 7 तो नहीं ला सकता है, 7 लाना इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब ये क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके शेल एम शेल में होता है वो उसको लूज करता है, तो उस वक्त जो इसका लास्ट शेल होगा वो एम नहीं बनेगा, वो फिर एल बनेगा। इसका मतलब है एम में अब 0 रहेगा, क्योंकि ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन जो होगी आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन वो क्या बनेगी, 2 और 8, यानी के शेल में 2 और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है सोडियम क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। इसकी मतलब है सोडियम की टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, यही है ना मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, अब इस पर चार्ज तो पड़ेगा ही, क्यों चार्ज पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो लूज हो गया, लेकिन प्रोटॉन का नंबर ज्यादा था, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो तो 11 होंगे, तो प्रोटॉन का चार्ज अब ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अब कम हुआ, इस पे अब बैलेंस जब हो जाएगा तो ज्यादा चार्ज किसका चढ़ेगा, प्रोटॉन का। इसका मतलब है जो सोडियम होगा वो बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। इसी के साथ अब दूसरा लेंगे हम क्लोरीन, जो एक नॉन मेटल है। अब जब क्लोरीन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली वो थी 2, 8 और 7, यानी इसका जो लास्ट शेल था उसमें क्या था, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये 7 तो लूज नहीं कर सकता है, अब इसके लिए आसान क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसमें जो आपको पता है प्रोटॉन इसके चार्ज होंगे वो होंगे 17 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन अब एक्सेप्ट करेगा, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो सोडियम ने लूज किया था। जो सोडियम ने लूज किया था वो जब क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन भी बनेगा एक चार्ज्ड पार्टिकल, लेकिन अब इसने एक्सेप्ट किया, जब एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने से इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका चार्ज बनेगा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है जो सोडियम था वो पॉजिटिव चार्ज बन गया और क्लोरीन जो था वो नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये आपस में आएंगे, क्योंकि अपोजिटली चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा। तो इससे क्या होता है, एक ने लूज किया, मेटल्स जो था वो कंपाउंड्स जो तब बनते हैं जब एक मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है नॉन मेटल वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से जो एक नया केमिकल कंपाउंड बनता है उनको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स उनको कहते हैं। इसका मतलब है जब भी एक मेटल नॉन मेटल से मिलेगा तो वो बनाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स। इसी तरह फिर होता है दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक साल्ट है। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में होते हैं 2, लेकिन होने चाहिए थे 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, जिस तरह सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था क्लोरीन को, अब ये भी मैग्नीशियम इसके पास 2 है, वो एक देगा 1 क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे क्लोरीन को, तो जो साल्ट बनेगा उसकी फॉर्मूला फिर मिलेगी क्या, MgCl2। MgCl2 वो भी एक आयोनिक कंपाउंड है। तो इस तरह आपके पास जो कॉन्सेप्ट था कि कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद नॉन मेटल्स, और आयोनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो दूसरे कंपाउंड से थोड़ा बहुत डिफरेंट ही होती है। क्यों होती है डिफरेंट, पहले इसकी बात है फिजिकल प्रॉपर्टी। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं।
क्यों होते हैं हाई? क्योंकि इनके दरमियान एक किस्म का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इनके दरमियान जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उनके दरमियान एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है, और उसको ओवरकम करने के लिए आपको लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसके मतलब हुआ कि उनके पास बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी उनके पास ज़्यादा ही होगा। और आमतौर पर इनकी फॉर्म होती है सॉलिड फॉर्म में ही, क्योंकि ये बॉन्ड से आयन जो है ना, वो आयनिक बॉन्ड से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सॉलिड फॉर्म में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। और हाँ, एक दूसरी बात होती है सॉलिबिलिटी इनकी। अब देखते हैं जो भी होता है ना, जो भी आयनिक कंपाउंड होता है ना, उसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो तो आपने पहले ही देखा, ज़्यादातर वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन दूसरे कंपाउंड जैसे तो कैरोसिन है, पेट्रोल है, जो वोलेटाइल्स हैं, उनमें ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है, अगर आप देखते हैं सॉलिड फॉर्म में तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से जो इनके किसी भी चीज़ में जब भी करंट पास होनी होती है तो उसके लिए चार्ज का होना वहाँ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सॉलिड फॉर्म में होंगे इनके चार्ज एक दूसरे से बॉन्डिंग की शक्ल में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बंद होंगे। लेकिन जब भी ये एक मोल्टन स्टेट में आएंगे या जब भी इनको हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में, तो वहाँ क्या होंगे, वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज की वजह से फिर करंट फ्लो हो सकती है। इसका मतलब है इनके दरमियान क्या होगा, जब भी हम एक आयनिक कंपाउंड को किसी वाटर के सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो फिर हम उसमें इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो ये अपोजिटली चार्ज अपोजिट पोल्स के साथ मिलने के लिए फिर इस सोल्यूशन से बाहर निकलेंगे, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसमें से पैदा होगी। तो इसका मतलब है मोल्टन स्टेट में या एक्वस सोल्यूशन जब इनकी बनाए हम आयनिक कंपाउंड, तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है ओवरव्यू में भी पढ़ा, और कैसे मेटल्स मिलते हैं नॉन मेटल्स से। तो आज का ये टॉपिक यहाँ यहीं तक खत्म होगा। इंशाल्लाह अगले दिन हम दूसरा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत समझ आया होगा, और किसी हद तक आई ट्राई टू कीप इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइम रेस्ट्रेंट एंड कोविड चैलेंजेस वो तो आप जानते ही हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पे व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें से इसके नोट्स में आपको सेंड करूंगा, और इंशाल्लाह दूसरे दिन दूसरा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।